हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर पे। और मैं नीतीश स्वागत करता हूं सभी का आपकी अपनी CDP की क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम। हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों की, और अधिगम के सिद्धांतों की बात करते हुए हम बात कर रहे थे इस वक्त अपनी पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम अपनी पिछली क्लास में? तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे क्लार्क लियोनार्ड हल की बात की थी हमने। हमने बात की थी पावलव की। पावलव की बात की थी हमने, उनके सिद्धांत को बहुत ही डीप में जाना था हमने। आज हम बात करने वाले हैं जिस मनोवैज्ञानिक की, आज हम बात करने वाले हैं जिस मनोवैज्ञानिक की, उसका नाम है, किसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग? आप बताइए किसकी बात की जाए, कौन बचता है? तो आज हम बात करने वाले हैं वुल्फगंग कॉहलर की। एक सेकंड, तो चल नहीं रहा है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वुल्फ गंग कॉहलर। वुल्फगंग कॉहलर किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं वुल्फ गंग कॉहलर। पूरा नाम है कॉहलर का, आप लोग कॉहलर के नाम से परिचित होंगे, पर इनका पूरा नाम है वुल्फगंग कॉहलर। ठीक। अब वुल्फगंग कॉहलर इनका पूरा नाम है, तो पूरी बात करते हैं अब इनके बारे में हम डिटेल में। तो 1912 में आप सभी को पता है कि अगर हम कॉहलर की बात करें तो कॉहलर को सबसे ज्यादा जाना जाता है गेस्टाल्टिज्म की वजह से। किसकी वजह से? गेस्टाल्टिज्म की वजह से। क्योंकि ये गेस्टाल्टिज्म जो है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो 1912 में जर्मनी के मैक्स वर्दीमर ने 1912 में जर्मनी के मैक्स वर्दीमर ने नींव डाली थी गेस्टाल्टवाद की। किसकी नींव डाली थी? गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ है, जो आपका इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट इसका जो अर्थ होता है, ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है संपूर्ण आकृति। आज की क्लास को हम थोड़ा तेजी के साथ लेके चलेंगे क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक नहीं है, तो लाइट जाने का डर रहेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें जितना पढ़ना है उसको थोड़ा जल्दी पढ़ लें, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चीजों को लेके चलेंगे। आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकाएंगे अपना इधर उधर। कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी कवर अप हो सके उसको हम कवर अप कर ले। ठीक है? तो वुल्फगंग कॉहलर गेस्टाल्टवाद के मुख्य परावर्तक थे, और इसकी नींव डाली थी जर्मनी के मैक्स वर्दीमर ने सन 1912 में। इसको देखते रहिएगा, स्लाइड्स में आपके सब कुछ लिखा हुआ है, नोट्स बनाते चलिएगा। तो वुल्फगंग कॉहलर, गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति, और ये गेस्टाल्टिज्म के सबसे मेन परावर्तक थे। इसी वजह से मेन परावर्तक होने के कारण ही इन्होंने अपना जो सिद्धांत गेस्टाल्टिज्म शब्द के ऊपर ही दिया था। और चूंकि गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण आकृति, इसी वजह से इनके सिद्धांत का नाम है पूर्णांकवाद, संपूर्णवाद और समग्रवाद। इनके सिद्धांत को क्या कहते हैं? इनके सिद्धांत को कहते हैं पूर्णांकवाद, संपूर्णवाद और समग्रवाद। आप सभी को दिख रहा होगा, इन्होंने शिक्षा का पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश, ये सिद्धांत दिया था शिक्षा का पूर्ण से अंश की ओर। किसने दिया था? तो गेस्टाल्टिज्म के मुख्य परावर्तक वुल्फगंग कॉहलर ने दिया था। बात करते हैं इनके अध्ययन की। तो कॉहलर दरअसल करना क्या चाहते थे? कॉहलर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके जो विनाशकारी प्रभाव हुए थे, उसमें काफी नुकसान हुआ। तो मानव के ऊपर तो बहुत नुकसान हुआ, साथ ही साथ नुकसान तो हुआ था कहीं ना कहीं पशुओं का भी, क्योंकि जो बॉम्ब फूटे, जो आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, जापान पे बम गिरे, तो उन सब का कहीं ना कहीं मानव जाति पर तो बहुत असर पड़ा था। कहा यह भी जाता है कि आज भी जो बच्चे वहां जापान में पैदा होते हैं, उस पार्ट में वो कहीं ना किसी विकलांगता से ग्रस्त पाए जाते हैं। ठीक है? तो कॉहलर की जो सोच थी कि इसका क्या असर हुआ पशुओं पे, यानी कि जानवरों पे, तो इसलिए उन्होंने अपना अध्ययन किया। और कहां पे अध्ययन किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उन्होंने अपना अध्ययन कहां किया। तो उन्होंने टेंजिंग द्वीप, टेंजिंग, इसको ऐसे देखिएगा यहां पे,
तेंजिंग द्वीप, तेंजिंग द्वीप के किनारी शहर, तेंजिंग द्वीप के किनारी शहर में उन्होंने अपना अध्ययन किया था। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहता है आपके पेपर्स के लिए कि तेंजिंग द्वीप और किनारी शहर कोहलर ने अपना अध्ययन कहाँ किया। तो कोहलर ने अपना अध्ययन किया था तेंजिंग द्वीप के किनारी शहर में। कुल 6 वनमानुषों पर इनका अध्ययन, इन्होंने अपना अध्ययन किया था। कितने वनमानुष थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहलर ने अपने प्रयोग में कुल कितने वनमानुषों का प्रयोग किया, तो कोहलर ने अपने प्रयोग में कुल 6 वनमानुषों का प्रयोग किया था। लेकिन उनमें से जो सभी प्रमुख प्रयोग थे वो सुल्तान नाम के एक वनमानुष पर किए था उन्होंने। जो उनका सभी प्रमुख प्रयोग थे वो उन्होंने सुल्तान नाम के प्रमुख वनमानुष पे किया था। तो सुल्तान का नाम ही सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है और सुल्तान का नाम ही सबसे ज्यादा फेमस भी है कि कौन था सुल्तान। तो सुल्तान कुल 6 वनमानुष थे, पर जो सभी प्रमुख प्रयोग थे वो सुल्तान थे। तो ये याद रखना है कि उन्होंने अपने सभी प्रमुख प्रयोग किस वनमानुष पे किए। तो उन्होंने अपने सभी प्रमुख प्रयोग जो है वो सुल्तान नाम के वनमानुष पर किया था। किस पर किया? सुल्तान नाम के वनमानुष पर उन्होंने अपने सभी प्रमुख प्रयोग किए थे। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें भैया क्लियर हो गई? तो हम आगे बढ़े। चलिए, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो हम देखिए इसमें सब कुछ आपको क्लियर होगा कि 1912 में जर्मनी के मैक्स वर्दीमर ने गेस्टाल्टवाद की नींव रखी थी। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति, इसीलिए इसे संपूर्णवाद, समग्रवाद, पूर्णांकवाद, संपूर्णवाद या समग्रवाद भी कहते हैं। शिक्षण सूत्र कौन सा दिया कि हम पहले पूरा जानते हैं फिर अंश की ओर बढ़ते हैं, पूर्ण से अंश की ओर जाने का शिक्षण सूत्र। मतलब आपको कोई चीज डिटेल में बता दी गई, अब उसमें उससे क्वेश्चन जैसे आपको पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है, ठीक है, आपको पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पूरा ग्राफ के अंदर से कहा जाता है कि इसमें से क्वेश्चंस को छाटिए, तो उसका हम पूरा आपको देते हैं और उसका अंश आपसे पूछते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर जाने की जो शिक्षण पद्धति है इसकी नींव डाली थी, किसने डाली थी? वुल्फगंग कोहलर ने, या गेस्टाल्टिज्म की देन है। कोहलर साहब का जो अध्ययन था वो तेंजिंग द्वीप के किनारी शहर में हुआ था। कुल 6 वनमानुष शामिल थे इनके इस प्रयोग में, कुल 6 वनमानुष शामिल थे इनके इस प्रयोग में और सभी प्रमुख प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर हुए थे। सभी प्रमुख प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर हुए थे। आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं अब हम कोहलर साहब के सिद्धांतों की। तो कोहलर का जो पहला प्रमुख सिद्धांत है वो है अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत समझते हैं तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके दौरान प्राणी समस्या समाधान के लिए चिंतनशील रहता है। आप अब इसको समझेंगे एक एग्जांपल के जरिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, आपके मान लीजिए कि आपके पास कहीं प्रॉब्लम हुई, सिंपल सी चीज सोचिए, बहुत ही रिलेट करने वाली चीज, आपको कहीं घूमने जाना है, वो भी तो एक प्रॉब्लम है क्योंकि अभी आप इतने बड़े तो हुए नहीं कि जहां मन करता उठ के चल दिए, मम्मी पापा से परमिशन लेनी पड़ती है। तो है आपके सामने एक समस्या। अब आपके दिमाग में क्या चलता है कि कौन कौन सा बहाना बनाया जाए जिसकी वजह से मम्मी पापा से परमिशन मिल जाए हमें कि हम बाहर जा सकते हैं, मम्मी पापा से हमें परमिशन मिल जाए कि हम बाहर जा सकते हैं। समझ में आई बात? यही तो होता है कि प्रॉब्लम आई कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, ठीक है। अब बाहर घूमने जाना है तो कौन कौन से बहाने बनाए जाएं कि जिससे मम्मी पापा परमिशन दे दें। आपके दिमाग में एक दसियों बहाने का शुरू हो जाता है कि हाँ ये बोलेंगे नहीं, यहाँ इसकी वजह से नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, नहीं ये वाला सटीक रहेगा, इस बहाने की वजह से जाने देंगे, दोस्त की तबीयत खराब है बता देते हैं जाने देंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात हो गई, ठीक है, जो आप सब करते हैं। समझ में आ रही बात? अब आपने क्या किया कि जितने भी विकल्प, आपने पहले सभी विकल्पों के बारे में सोच डाला कि इतने बहाने हैं मेरे पास और इस बहाने की वजह से हम बाहर जा सकते हैं। लास्ट में क्या आता है कि आप उनमें से एक परफेक्ट वाला बहाना चूज करते हैं और उसको दे देते हैं मम्मी पापा को, ले मारते हैं कि लीजिए ये रहा मेरा परफेक्ट बहाना जो मैं इतनी देर से सोच के रखा आपके लिए कि इसकी वजह से मुझे बाहर निकलने को मिल जाएगा और घूमने को मिल जाएगा। तो आई बात समझ में? यही था इनका संज्ञानात्मक का अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके दौरान प्राणी समस्या समाधान के लिए चिंतनशील रहता है अथवा प्रत्येक मौजूद विकल्प के बारे में अथवा
प्रत्येक मौजूद विकल्प के बारे में सोचता रहता है। आई बात समझ में? चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो हम अपना नेक्स्ट सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये सिद्धांत आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिद्धांत जो हम बात करने वाले हैं वो है अधिगम का सूझ का सिद्धांत। देखिए, अधिगम का सूझ का सिद्धांत अब हम लोग देखने वाले हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं हम लोग, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आज। चलिए, अधिगम का सूझ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अधिगम का सूझ का सिद्धांत। देखिए, अधिगम का, लिख लेते हैं फिर समझते हैं आराम से। अधिगम का सूझ का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थियरी। क्या बोलते हैं? इनसाइट थियरी। समझ में आई बात? ये हो गया आपका नाम। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सूझ दिख रहा है ना? सूझ का अर्थ अचानक ही, सूझ का अर्थ अचानक ही, सूझ का अर्थ अचानक ही लक्ष्य एवं माध्यम, लक्ष्य एवं माध्यम, साधन एवं साध्य, साधन एवं साध्य के बीच, साधन एवं साध्य के बीच अर्थपूर्ण संबंध, के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ना है। सूझ का अर्थ अचानक ही लक्ष्य एवं माध्यम, साधन एवं साध्य के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ना है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई ना? देखिए, अब इसको समझ लेते हैं हम लोग, सूझ का सिद्धांत। देखिए, सूझ का अर्थ अचानक ही लक्ष्य एवं माध्यम, इसको समझते हैं। लक्ष्य एवं माध्यम, साधन एवं साध्य, ये दो शब्द हैं, इसको आप समझ गए तो पूरा का पूरा सिद्धांत आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए क्या है लक्ष्य एवं माध्यम। ये दिख रहा है आपको, लक्ष्य एवं माध्यम क्या होता है? लक्ष्य एवं माध्यम, देखिए लक्ष्य वो चीज होती है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। माध्यम क्या होता है? कि जो रास्ता आप अपनाते हैं कि हमको इस हर से होते हुए, ये कार्य करते हुए यहां तक पहुंचना है, ये हुआ आपका माध्यम। जिसके थ्रू आप काम करते हैं, जिसके द्वारा आप काम करते हैं, वो बनता है आपका माध्यम। और जो जहां तक आपकी जो मंजिल होती है, जो आपको प्राप्त करना होता है, वो होता है आपका लक्ष्य। तो ये हो गया आपका लक्ष्य एवं माध्यम। वही चीज कही है यहां पर साधन एवं साध्य, कि साधन क्या है? माध्यम को साधन एवं लक्ष्य को साध्य। साध्य मीन्स वो होता है जो हमें पाना है, जिसे हमें साधना है, वो हो गया हमारा साध्य। और जिसके द्वारा हमको ये पाना है, वो हो गया हमारा साधन। तो साधन एवं साध्य के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ना है। सूझ का अर्थ अचानक ही लक्ष्य एवं माध्यम, साधन एवं साध्य के बीच अर्थपूर्ण संबंध जोड़ना है। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सिद्धांत हम लोग लेते हैं अधिगम का आरोपण का सिद्धांत। कॉलर का जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है अधिगम का आरोपण का सिद्धांत। ठीक है,
अधिगम के स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत। ये सिद्धांत आप पहले से भी परिचित हैं, इस सिद्धांत से आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अधिगम के स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत आप पहले से ही परिचित हैं। क्या कहता है आपके अधिगम के स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत? पढ़िएगा पहले। पहले और बाद के अधिगम में जहां तक समानता हो, पहले और बाद के अधिगम में जहां तक समानता हो, आरोपण बस वहीं तक होगा। इसे आरोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसे मैंने आपको पहले भी समझाया था। देखिए समझते हैं इसको फिर से। अगर कहीं पे ए और बी हो और फिर आपको ए बी सी डी लिखने को कहा जाए, तो इतना तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आपके अंदर हो जाएगी। ये आप पहले सीख चुके हैं, समानता के सिद्धांत में आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से यहां पे पढ़ना है क्योंकि कॉलर साहब ने वही बात कही है, इन्होंने दूसरे नाम से कही है, आरोपण के सिद्धांत के नाम से कही है। ए और बी का ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आपको जो सीखने की बात होगी वो आपको सिर्फ सी और डी में होगी। दिख नहीं रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है। कोई बोल भी नहीं रहा है कि सर दिख ही नहीं रहा है। यहां पे देखते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, इतना पार्ट आपको पहले से पता है तो इसका ट्रांसफर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सी और डी आपको सीखना पड़ेगा। यही होता है अधिगम का आरोपण का सिद्धांत कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिर्फ वहीं तक होगी, सीखने का जो ट्रांसफर है वो वहां तक होगा जहां तक समानता पाई जाए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ए बी अगर आपको पहले से पता था तो उतना जगह ट्रांसफर हो जाएगा। सी और डी आपको सीखना पड़ेगा, सी और डी आपको सीखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। कॉलर की दो पुस्तकें हैं, हमको उनको भी लेना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो पुस्तकें हैं इनकी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दुआ करिएगा आप लोग लाइट ना जाए, क्योंकि आज लाइट बहुत जा रही है यहां पे। देखिए जो बुक है, इनकी जो पहली किताब है वो है द मेंटालिटी ऑफ एप्स, द मेंटालिटी ऑफ एप्स। और जो दूसरी किताब है इनकी वो है द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट, द टास्क ऑफ गेस्टाल्ट। ये है दो प्रमुख पुस्तकें इनकी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और व्यक्ति हैं जिनको हमको आज पढ़ना है, उनका नाम है डोलार्ड एवं मिलर। डोलार्ड एवं मिलर। ठीक है, चीजें आज हम पढ़ रहे हैं बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में फ्रेम होते हैं, ज्यादा कुछ परेशान करने वाली चीजें आपको नहीं है जिन्हें डीप पे जाके बहुत समझने वाली बातें हो। क्वेश्चन करिएगा तो समझ में आएगा आपको। यहां से डोलार्ड एवं मिलर, डोलार्ड एवं मिलर। निकल गया ऊपर। डोलार्ड एवं मिलर, डोलार्ड एवं मिलर। दिख रहा है, इंग्लिश में लिख दे रहे हैं हम, डोलार्ड एंड मिलर, डोलार्ड एंड मिलर। ठीक, डोलार्ड एवं मिलर जो है आपके, ये दोनों के दोनों लोग आपके बंड्यूरा साहब के, एल्बर्ट बंड्यूरा जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, उनके शिष्य थे। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखिएगा कि डोलार्ड एवं मिलर किसके शिष्य थे। तो डोलार्ड एवं मिलर बंड्यूरा साहब के शिष्य थे। एल्बर्ट बंड्यूरा जिनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, एल्बर्ट बंड्यूरा के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहला शायद थॉर्नडाइक के बाद सबसे पहली बार उन्हीं को आपने पढ़ा था। तो एल्बर्ट बंड्यूरा साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया था? एल्बर्ट बंड्यूरा साहब ने दिया था समाजीकरण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने समाजीकरण का सिद्धांत दिया था और सबलीकरण पे जोर दिया था, सबलीकरण पे जोर दिया था। वही चीज सेम टू सेम इन्होंने भी की। डोलार्ड एवं मिलर साहब ने भी अपना ही इन्होंने एक शब्द जोड़ा, अनुकरण। इन्होंने भी
सामाजिक अधिगम एवं अनुकरण का नियम दिया। क्या दिया? सामाजिक अधिगम एवं अनुकरण का नियम। चलिए स्लाइड्स लगा दें, फिर आप देखते रहिएगा। डोलार्ड एवं मिलर, बंड्यूरा के शिष्य डोलार्ड एवं मिलर ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम एवं अनुकरण का सिद्धांत दिया है। उन्होंने अपना यह सिद्धांत अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक का जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिद्धांत जो उन्होंने दिया उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन में दिया। किसमें दिया? इनकी बुक है, बुक्स के नाम याद रखिएगा, द सोशल, मैंने अभी तक किसी के भी बुक्स का नाम नहीं छोड़ा है, अगर इंपॉर्टेंट है तो। द सोशल लर्निंग, द सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन, द सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन नाम की इनकी किताब है, द सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन। इन्होंने अपना सिद्धांत जो है सामाजिक अधिगम एवं अनुकरण का, जो इनका सिद्धांत है, ये भी उन्होंने अपनी उसी प्रसिद्ध पुस्तक में दिया है जिसका नाम है द सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन। बंडूरा की तरह ही इन्होंने भी अनुकरण एवं सबलीकरण पर जोर दिया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बंडूरा के जैसे बंडूरा ने ही अनुकरण और सबलीकरण पर जोर दिया था, वैसे ही डोलार्ड एवं मिलर ने भी अनुकरण एवं सबलीकरण पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? अनुकरण एवं सबलीकरण पर जोर दिया है। जो दूसरी बात इनके सिद्धांत की जानने लायक है वो यह है कि इन्होंने अनुकरण के 3 प्रकार बताए हैं। एक जो नई चीज उन्होंने की, इन्होंने अनुकरण के 3 प्रकार बताए हैं। क्या किया है? अनुकरण के 3 प्रकार बताए हैं। पहला जो है वो है आपका समान अनुकरण, फिर आपका आता है प्रतिलिपि अनुकरण और फिर आता है आपका सम्मिलित अनुकरण। समान अनुकरण, प्रतिलिपि अनुकरण, सम्मिलित अनुकरण। अब जानते हैं एक एक करके हम कि क्या होता है समान अनुकरण और क्या होता है प्रतिलिपि अनुकरण और क्या होता है सम्मिलित अनुकरण। इतना समझ में आया? देखिए आपका जो समान अनुकरण होता है ये तब होता है जब दो परिस्थितियां बिल्कुल सेम टू सेम हो। दो परिस्थितियां जब बिल्कुल सेम टू सेम हो, दो परिस्थितियों में बिल्कुल समानता पाई जाए, दो परिस्थितियों में जब बिल्कुल ही समानता पाई जाए तो वहां पर आपका होता है समान अनुकरण। दो परिस्थितियों में समानता पाए जाने के कारण किया गया अनुकरण आपका समान अनुकरण होता है। एग्जाम्पल, एक सूत्र पर दो अलग प्रश्न, मतलब अगर एक ही सूत्र हो और दो अलग प्रश्न हमें करने हो, एक सूत्र पर दो अलग प्रश्न करने हो, तो वहां पर क्या होता है आपका समान अनुकरण होता है। भाई अगर हम आपको कह दें कि कोई भी ले लीजिए 2 इंटू एल प्लस बी, या एरिया निकालिए, इसको भी तो और टफ है, इसको भी छोड़िए, एल इंटू बी, ये आपका एक सूत्र है। अब आपको दे दिया जाए कि किसी की लंबाई 4 है, चौड़ाई 6 है, बताइए, फिर बताया जाए लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, सूत्र तो एक ही लग रहा है ना, एल इंटू बी, सिर्फ डिजिट्स चेंज है, रिजल्ट सेम है। सेम आए ना आए इसका भी कोई मतलब नहीं है, सूत्र तो एक ही लग रहा है। इसको हम 8 कर दें, इसको हम 3 कर दें, कोई मतलब नहीं रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो मतलब रहने वाला है आपका वो एल इंटू बी से रहने वाला है। किससे रहने वाला है? मतलब एल इंटू बी से इसका मतलब रहने वाला है। ठीक है, किससे मतलब रहेगा? एल इंटू बी से। तो ये हो गया आपका समान अनुकरण। फिर आता है आपका प्रतिलिपि अनुकरण, जेरोक्स इमिटेशन। ठीक है, जेरोक्स इमिटेशन, प्रतिलिपि अनुकरण को बोलते हैं जेरोक्स इमिटेशन। जब पूरी तरह से 100% अनुकरण, मतलब जैसा बताया वैसा का वैसा ही जब उतार देना हो, तो वो होता है आपका जेरोक्स अनुकरण। जैसे शिक्षक द्वारा बताए जाने पर किया गया अनुकरण। जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। अब इसको आप ए इंटू बी, आप इसको आप एल इंटू बी और +2 तो जोड़ेंगे नहीं, जैसा मैंने आपको बता दिया आप बिल्कुल वैसा ही डिट्टू कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका जेरोक्स अनुकरण, यानी कि बिल्कुल प्रतिलिपि अनुकरण हुआ कि जैसा शिक्षक द्वारा बता दिया गया आप बिल्कुल वैसा हूबहू कॉपी कर लेते हैं। हमारा जो तीसरा अनुकरण का प्रकार है वो है सम्मिलित अनुकरण। जब अनुकरण जारी रहेगा या नहीं, या मिलने वाले पुरस्कार या दंड पर निर्भर करे। एग्जाम्पल,
पहली बार आए नए मेहमान को नमस्ते करने पर हुई प्रशंसा से आगे सबको नमस्कार करना। होता क्या है, आप सभी ने घर पर देखा होगा कि घर पर अगर कोई मेहमान आता है और बच्चे से आपने कहा कि बेटा जो अंकल को नमस्ते करके आओ, बेटा गया अंकल को नमस्ते किया, अंकल नमस्ते, ठीक है, बच्चे ने क्या किया, कहा अंकल नमस्ते। अब अंकल जी ने वहां पर बुद्धिमानी दिखाई और कर दी बच्चे की तारीफ, वाह कितना संस्कारी बच्चा है, वाह कितना संस्कारी बच्चा है, इसको तो भैया जो कहो ये वही करता है, इतना संस्कार, इतनी छोटी उम्र पे नमस्कार करना सीख गया, बहुत संस्कारी बच्चा है। निकाल के आपको अपनी जेब से दिया 50 की नोट, लो बेटा, ठीक है। आपको प्रशंसा मिली, साथ ही साथ एक पुनर्बलन मिला, प्रशंसा मिली साथ ही साथ एक पुरस्कार, एक पुनर्बलन मिला। अब आप इतने खुश हो गए कि आपको उस प्रशंसा को पाने के लिए, उस पुनर्बलन को पाने के लिए अब आप आगे से क्या करते हैं कि आप आगे से जब भी घर में कोई आएगा सबको नमस्कार करना शुरू करते हैं। तो यह हुआ आपका सम्मिलित अनुकरण। जब अनुकरण जारी रहेगा या नहीं, या मिलने वाले पुरस्कार या दंड पर निर्भर करे, या मिलने वाले पुरस्कार या दंड पर निर्भर करे, तो उसे कहते हैं सम्मिलित अनुकरण। समझ में आई बात? इतना समझ में आई भैया? जो आपका सम्मिलित अनुकरण होता है इसे बोलते हैं एसिमिलेटेड अनुकरण या एसिमिलेटेड इमिटेशन। नेक्स्ट हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है आपके चार्ल्स जुड। देखिए आज हम सिद्धांत कोशिश कर रहे हैं कि खत्म हो जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं पर सिद्धांत खत्म कर रहे हैं। कोई चीज किसी का सिद्धांत ना समझ में आए तो लास्ट में कमेंट में जाके उसका नाम लिख दीजिएगा, हम लोग डिटेल में उस सिद्धांत को दोबारा से पढ़ लेंगे। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जिसका भी सिद्धांत ना समझ में आए, ये नहीं है कि एक बार में नहीं समझ में आए तो नहीं बोलना है, किसी का भी सिद्धांत ना समझ में आए कमेंट में डाल दीजिएगा, आपको उसका सिद्धांत हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे। चार्ल्स जुड, किसका सिद्धांत हमको पढ़ना है? हमको पढ़ना है चार्ल्स जुड, चार्ल्स जुड का सिद्धांत, ठीक है। चलिए बात करते हैं चार्ल्स वुड के सिद्धांत की। तो चार्ल्स जुड ने अधिगम के स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया, अधिगम स्थानांतरण का सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण वहीं तक होगा जहां के तत्व उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होंगे। उभयनिष्ठ का ही अर्थ होता है कॉमन। उभयनिष्ठ जो लिखा है बहुत कठिन शब्द लगता है, किसी किसी को नहीं मालूम होगा। उभयनिष्ठ यानी कि होता है कॉमन, उभयनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो इस सिद्धांत के अनुसार पहले और बाद के अधिगम में स्थानांतरण सिर्फ वहीं तक होगा जहां तक के तत्व उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होंगे। जैसे एक ही सूत्र पर आधारित दो प्रश्नों में सूत्र ही कॉमन होगा, इसलिए स्थानांतरण सिर्फ सूत्र का होगा। अभी अभी जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि क्या बताया था आपको, स्थानांतरण का आरोपण का सिद्धांत, फिर कॉमन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक सिद्धांत आप पहले ही पढ़ चुके हैं। बिल्कुल वही चार्ल्स जुड ने भी वही बात कही है कि ट्रांसफर सिर्फ उसी चीज का होगा जो चीज कॉमन होगी। जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें भी L इंटू बी फॉर्मूला लग रहा है और कोई दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी L इंटू बी का फॉर्मूला लग रहा है, डिजिट्स अलग अलग हैं, डिजिट्स अलग अलग हैं, तो ट्रांसफर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को उठा के हम यहां भी रख देंगे। बाकी डिजिट्स मान लीजिए यहां पर 1 इंटू 4 था तो हम यहां पे 4 इंटू 2 रखें, कोई चेंज नहीं रहने वाला है। ट्रांसफर जो होगा वो किसका होगा? वो होगा आपके फॉर्मूले का। समझ में आई बात? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिर्फ उसी चीज की होगी जो चीजें बिल्कुल ही दोनों में कॉमन होंगी। यही कहता है आपका चार्ल्स जुड का अधिगम का स्थानांतरण का सिद्धांत। समझ में आई बात? ये हो गया पूरा आपका, बस इतनी सी बात थी अधिगम के स्थानांतरण के सिद्धांत में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एक और मनोवैज्ञानिक की। हेडिंग डालते रहिएगा, किसी को हम कोशिश कर रहे हैं छूटे ना, जितना पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सभी के सभी पॉइंट्स यहां पर कवर कर ली जाए। चलिए बात करते हैं हम लोग डेविड आसुबेल की। किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं डेविड डेविड आसुबेल, ठीक है। देखिए अगर किसी का भी, आज हम 3 से 4 लोगों का सिद्धांत ले रहे हैं, अगर किसी का भी सिद्धांत नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट में जाके बता दीजिए कि सर इनका सिद्धांत नहीं समझ में आया, तो उस सिद्धांत को हम लोग दोबारा ले लेंगे, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है।
जब भी लाइव क्लास होती है हम लोग पहले उस व्यक्ति के सिद्धांत को लेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम डेविड आंसुबेल। डेविड आंसुबेल, डेविड आंसुबेल के सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने डेविड आंसुबेल का जो अधिगम का सिद्धांत है बहुत सिंपल है। देखिए कोई चीजें डिफिकल्ट नहीं थी, चीजें आसान हैं, ठीक है। डेविड आंसुबेल का जो सिद्धांत है, इन्होंने अधिगम का जो सिद्धांत दिया, इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार माने कि हम 4 प्रकार से चीजों को सीखते हैं। पहला जो है वो है रटंत अधिगम, फिर आता है आपका अभिग्रहण अधिगम। रटंत अधिगम यानी कि हम रट के चीजों को सीखते हैं। फिर आता है आपका अभिग्रहण अधिगम, मतलब ग्रहण करके सीखते हैं। फिर आपका आता है सार्थक अधिगम, और फिर आता है आपका अन्वेषण अधिगम। अन्वेषण अधिगम यानी कि आप चीजों को खोज कर खुद से स्वयं से सीखते हैं। देखिए रटंत अधिगम यानी कि रोट लर्निंग। क्या होता है रटंत अधिगम? रोट लर्निंग, इंग्लिश में रोट लर्निंग। रटंत अधिगम को बोलते हैं रोट लर्निंग। फिर आता है आपका रिसेप्टिव लर्निंग। सबसे बेकार इसमें से कौन सा होता है? ये आपका सबसे बेकार वाला। दिख नहीं रहा है? लीजिए दिखा देते हैं, एक सेकंड। रोट लर्निंग, फिर आपका आता है रिसेप्टिव लर्निंग, फिर आपका आता है सार्थक अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग, और फिर आता है आपका डिस्कवरी लर्निंग। क्या आता है? डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग, ये हो गए आपके 4 के चारों सिद्धांत इंग्लिश में, जो इन्होंने 4 टाइप के अधिगम, 4 टाइप ऑफ लर्निंग बताई है। देखिए इसमें जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे अच्छा वाला आता जा रहा है। सबसे बेकार रोट लर्निंग और सबसे अच्छा डिस्कवरी। अगर आप स्वयं से चीजों को खोज करके सीखते हैं तो आप सबसे अच्छे तरीके से उन चीजों को सीख जाते हैं, ठीक है। रटन मीन्स होता है रट के, अभिग्रहण मीन्स होता है कहीं से जिसने जैसे बता दिया हमने वैसे ही उसको अपने अंदर ग्रहण कर लिया। फिर आता है सार्थक अधिगम, मतलब चीजों को हम सार्थकता के साथ सीखते हैं, मतलब उसका रियल यूज समझते हैं। और अन्वेषण अधिगम होता है यानी कि हम उस चीज के बारे में डिस्कवरी करते हैं, चीज को खोजते हैं, फिर उसको सीखते हैं। अगर आपने चीजों को खुद से, अगर आपने जैसे समझिएगा, अगर कोई चीज आप खुद से बनाते हैं तो उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। वही अगर किसी की रटी रटाई चीज आप रखते हैं कि हाँ उसने ऐसा बताया था इसलिए ऐसा होता है, तो वो चीज आप कभी ना कभी भूल जाते हैं। सार्थक अधिगम का जो सिद्धांत है वो कहता है कि अधिगमी पुस्तक से रट्टा मार के नहीं सीखता, अपितु वह इसे जीवन से जोड़ के सीखता है। सार्थक अधिगम का सिद्धांत समझते हैं। सार्थक अधिगम का सिद्धांत कहता है कि अधिगमी पुस्तक से रट्टा मार के नहीं सीखता है, अपितु वह इसे जीवन से जोड़कर सीखता है। जब आप जीवन से जोड़कर किसी चीज को सीखेंगे तभी वो कहलाएगा आपका सार्थक अधिगम। जब आप चीजों को जीवन से जोड़कर सीखेंगे तभी वो कहलाएगा आपका सार्थक अधिगम। एग्जाम्पल, जैसे आपने 20 में से 15 घटाया तो आपको 5 मिलता है। 20 में से 15 घटाया, 20 में से 15 घटाया तो आपको मिलता है 5। ये हो गई बात आपके सवाल की। अगर सार्थक अधिगम होगा, ये हो गया आपका एक अभिग्रहण अधिगम कि हमने बता दिया कि 20 में से 15 जाता है तो 5 बचता है। इसमें आपने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया। पर वही जब बात हम सार्थक अधिगम की करेंगे, किसकी बात करेंगे? सार्थक अधिगम की। सार्थक अधिगम, अगर हम बात करेंगे सार्थक अधिगम की, तो क्या होता है सार्थक अधिगम में कि सार्थक अधिगम जब भी होगा तो आप क्या नया सीखेंगे कि आप इस 20 में से 15 गया तो 5 बचता है, सिर्फ इतने से नहीं सीखेंगे, इसको आप अपने जीवन से जोड़ लेंगे। कभी भी आप दुकान पे जाएंगे तो अगर आपने दुकानदार को 20 रुपए दिए हैं तो वो 15 रुपए घटा के आपको 5 रुपए वापस भी करेगा। ये हो गया सार्थक अधिगम कि आप चीजों को अपने जीवन से जोड़ करके सीखते हैं। आप चीजों को अपने जीवन से जोड़ करके सीखते हैं। समझ में आ गया भैया सार्थक अधिगम? अन्वेषण अधिगम का मतलब आपको पता ही है कि आप जब खुद से खोज करके नई नई चीजें सीखते हैं, तो यही होता है आपका सार्थक अधिगम का सिद्धांत। समझ में आ गया? चलिए गुड इनफ, समझ में आ गया। देखिए
हमने पूरी कोशिश की कि समझ में आ जाए आप लोगों को। आई होप आप लोगों को काफी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। अब देखिए, आज हमने 4 लोगों के सिद्धांत को लिया है, बहुत ही तेजी के साथ लिया है। हमने चार्ल्स जुड का सिद्धांत लिया है, डेविड आंसुबेल जो भी अभी आप पढ़ रहे थे, डेविड आंसुबेल का सिद्धांत लिया, हमने लिया सिद्धांत वुल्फगंग कॉहलर का, और हमने सिद्धांत लिया है डोलार्ड एवं मिलर का, जो कि थे आपके एल्बर्ट बंडूरा साहब के शिष्य। कोई सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है तो एक दिन में 4 सिद्धांत लिया है हमने, बहुत अच्छे से लिया है क्योंकि कुछ खास था नहीं सिद्धांत में। सबके सिद्धांत लगभग आसान ही थे, जिनको आप आसान से नॉर्मल शब्दों में समझ गए। नहीं समझ में आया, अगर किसी का भी सिद्धांत नहीं समझ आया कि ये कहना क्या चाह रहे थे, तो आप कमेंट में जाना है, वहां बताना है कि सर इस चीज का इनका सिद्धांत नहीं समझ में आया, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में उसको कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुझे विदा दीजिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे।